जितने भी हमारी हार्ट फेलियर की बातें हमने पहले भी की हैं उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे हम। आपको पता है अभी कोविड गुजरा है, बहुत तबाही मचाई थी कोविड ने, सबको अंदाज़ा होगा। कोविड में कितने लोग मरे थे तो बताएगा एनीवन? कितने लोग कोविड में मर गए थे? 7 मिलियन। 7 मिलियन पीपल जो हैं वो कोविड में मर गए थे। लेकिन आपको पता है एक साल में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से 20 लाख लोग मरते हैं। कितने? 20 लाख लोग। और स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 2030 तक वो 20 लाख से बढ़ के 23 लाख तक पहुंच जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम सुना है? कितनी खतरनाक थी, सबने सुना होगा ना, ये धमाका हुआ, ये हुआ। कितने लोग मरे थे उसमें? एक दफा इंसिडेंट हुआ था, 20 लाख। और यहाँ हर साल 23 लाख लोग, 20 लाख लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मर रहे हैं। और आपको पता है ये डाटा भी सही नहीं है। अगर सिर्फ हम अपना पाकिस्तान में ही देख लेना तो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग, चलो कराची ले लो, कराची में भी 50% लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं जी डॉक्टर की दवाई गर्म होती है, डॉक्टर तो मार देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, पढ़े लिखे लोग ही बता रहे हैं। हकीम के पास जा रहे हैं, होम्योपैथी के पास जा रहे हैं, झाड़ फूक करा रहे हैं, वो जाते ही नहीं है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये डाटा हमें कहीं गुना ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी मैं परसों एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था कि डॉक्टर साहब वो रिपोर्ट आई कि 103 केसेस पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं यंग लोगों के हार्ट अटैक के। मैंने कहा ये बात सही है। खैर वो फर्दर हमारी टॉक हुई, वो जस्ट मेरी टॉक खत्म हुई है, नीचे से कॉल आई यार्ड से डॉक्टर सैफ ने, एक पेशेंट है उसको जो है वो देखा तो उसको हार्ट अटैक, जस्ट 35 साल का लड़का। तो ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, हम अपने अस्पताल में भी फेस कर रहे हैं कि यंग लोग 35-40 साल के जो हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्यों अलामत क्यों बढ़ गई? कोई बताएगा क्या वजह क्या है, क्यों अलामत बढ़ गई हैं? कुछ सोचा है कि क्यों बढ़ रही है ज्यादा अलामत? चलो उस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक जो मैंने हार्ट फेलियर का रखा है ना, तो वो रखा है इस वजह से, अगर उसको आप ब्रॉड टर्म में देखो तो कोई भी चीज अचानक से नहीं हो जाती, उसके छोटे छोटे अलामत होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, मैं और दूसरी सिटी की तो बात ही नहीं कर रहा, बाकी देश की बात नहीं, सिर्फ कराची में लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं? कब जाते हैं डॉक्टर के पास? जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। आपको पता है एक बीमारी के अलामत आ रही है उसको तो इग्नोर करते हैं, क्या हो गया यार। जब कॉम्प्लिकेशन बन जाती है ना तो लोग हमारे पास आते हैं कि हाँ अब कॉम्प्लिकेशन क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। दिखाते ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी सुबह मेरा साहब आए, डॉक्टर साहब जब भी बीपी होता है ना 2 लहसुन खाता हूँ यूं बीपी सही होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये जो चीज है ना, ये 2 लहसुन, भाई आप लहसुन खा लो लेकिन बीपी की गोली तो खाओ। मैं कभी टोटकों को मारने नहीं कहता हूँ, जो टोटके करने हैं आपका जो बिलीव है आप करो, लेकिन जो हमारी दवाई है वो तो खा लो। तो आज की प्रेजेंटेशन का हमारा मेन मकसद, जो अगर बैकग्राउंड में सोचे तो मैं थोड़ी बताना चाहूँगा आपको कि देखो क्या बेसिक अलामत आ रही होती हैं, उसको अगर आप एड्रेस कर लें तो आप एक कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। हार्ट अटैक होने से पहले अलामत आ रही होती हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा हार्ट फेलियर के बारे में, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको पढ़ा चुका हूँ, जस्ट रिविजन और कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर? वैसे बताओ, ये पढ़ो नहीं, वैसे ही बताओ, कुछ समझ में आता है हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? हार्ट फेलियर हार्ट हमारा जो है प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन और दूसरे जो हमारे वाइटल। वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब। और कोई बताएगा? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट की फेलियर के लोग समझते हैं कि वो पंप नहीं कर रहा जबकि पहुंच नहीं रही, लेकिन एक दूसरी डेफिनेशन में हार्ट के अंदर फिलिंग में भी प्रॉब्लम आ रही होती है कि हार्ट फिल भी नहीं हो पा रहा होता। वो चीज है जो इजीली इग्नोर हो रही होती है। ठीक है, ये हम इजीली इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है हामिद भाई, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सही है? ये क्या हुआ भाई? सब नो भाई। तो हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन वेयर द हार्ट मसल इज टू वीक और स्टिफ टू पंप, मतलब उसकी फिलिंग नहीं हो पा रही, इसे कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन। हमारे यहाँ इको किया नॉर्मल है भाई, डायस्टोलिक डिसफंक्शन वो देखने नहीं आता। ये जितने हमारे मोहल्लों में बैठे हुए टैग जो कर रहे हैं 500 रुपए में, 1000 रुपए में, वो पता नहीं एलवी से ही देखते हैं भी नहीं देखते, वो एलवी देखा जी नॉर्मल इको भेज देते हैं। भाई इको के अंदर 10 चीजें होती है देखने वाली, और जिसमें इनिशियल स्टेज में डायस्टोलिक डिसफंक्शन आना शुरू होता है वो लोग इजीली मिस कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हार्ट जो है वो टू वीक और स्टिफ टू पंप इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू मीट द बॉडी नीड, जो भाई ने बात की। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचनी, मेरा ये नाखून है, अगर इसमें भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? डेड हो जाएगा, वो गैंग्रीनस बन जाएगा। कभी देखो ना प्लेयर्स के, आप लोगों को भी चोट लगती है, नाखून नीला पड़ जाता है,
वो नीला क्यों पड़ जाता है, फिर काला पड़ता है, फिर वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। ब्लड सप्लाई ब्लॉक क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हार्ट फेलियर ऐसे नहीं होता, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे ज्यादा फोकस में करूंगा हमारी स्टेज ए के ऊपर। व्हाट इज स्टेज ए ऑफ हार्ट फेलियर? स्टेज ए है कि आप पेशेंट विद द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, कौन सा पेशेंट है जो हार्ट फेलियर के रिस्क में होगा? भाई अटेंडेंस होती रहेगी, डिस्टर्ब नहीं करो। पेशेंट एट रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर कौन है? विदाउट करंट और प्रीवियस सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, विदाउट स्ट्रक्चरल फंक्शन हार्ट डिजीज और नॉर्मल। मतलब एक पेशेंट है जिसका हमने एको किया, बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज नहीं है, वेल भी सारे सही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो पेशेंट जो है वो स्टेज ए में आ रहा है हार्ट फेलियर। क्यों कह रहा हूं? क्यों कि उस पेशेंट को या तो हाइपरटेंशन है, या उसको कोई डायबिटीज है, उसको ओबेसिटी है, या कोई वो एक्सपोज कर रहा है कोई ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो मैं कहूंगा ऐसा पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर के रिस्क में। एक पेशेंट अभी मैंने देखी न्यूज बहुत अच्छी है कि लाहौर में जो है वेप के ऊपर पाबंदी लग गई है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड साइन ना। तो हमारे यहाँ यंग जनरेशन जो है वो भाई सिगरेट छोड़ के स्टाइल में वेप पी के बड़ा छुट्टा मार के दिखाते हैं, बड़ा स्टाइल में आ गए। इट्स वेरी वेरी बैड। तो एक पेशेंट जिसको अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो स्टेज ए हार्ट फेलियर में आ जाएगा। तो ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है कि भाई कहीं मेरा बीएमआई बढ़ा हुआ तो नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है, मेरा डायबिटीज बढ़ा। देखो जितनी चीजें हैं ना, मैं तो सबसे पहले सोचता हूँ कि यार पहले मैं अपने लिए, फिर मेरी फैमिली, पेशेंट बाद में, पहले अपनी फैमिली का तो केयर करो ना। आप कैसे डॉक्टर हैं कि आपकी माँ को जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आपके बाप को जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आप डॉक्टर हैं, फायदा नहीं ना। अपने पहले लोगों को तो ट्रीट करो, अपने लोगों को तो पहले बचाओ। तो दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग कि अगर कोई पेशेंट को इधर कोमोर्बिड्स आ रहे हैं तो वो स्टेज ए में आएगा और रिस्क फैक्टर है हार्ट फेलियर। स्टेज बी में कौन से पेशेंट हैं? जिनको अभी कोई साइन नहीं है हार्ट फेलियर का, लेकिन उनको स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, मतलब कोई वेल्व में प्रॉब्लम है, या एविडेंस ऑफ इंक्रीज फिलिंग प्रेशर। व्हाट इज एविडेंस ऑफ इंक्रीज फिलिंग प्रेशर? मतलब डायस्टोलिक डिसफंक्शन, हार्ट भरने में ब्लड तो हार्ट में फिलिंग होने में ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। या उसको कोई ब्लड हमने टेस्ट कराया तो नाइट्रोटिक पेप्टाइड लेवल या ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये क्या स्टेज है? ये प्री हार्ट फेलियर की है कि अभी उसको हार्ट फेलियर के कोई साइंस नहीं आए हैं, लेकिन उसको एमएस है, मिटल स्टेनोसिस है, मिस्टर रिगर्जिटेशन है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, या उसके एलवी के अंदर कोई थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, लेकिन अभी साइंस नहीं आए हैं, तो वो क्या हो गया? स्टेज बी में आ गया। 3 स्टेज जो होती है वो सबको पता है कि भाई हार्ट फेलियर हो गया है। हार्ट फेलियर के साइंस सब क्या क्या साइंस होते हैं? हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या आते हैं? ऑर्थोपिया, लेटने में सांस फूलता है, चलने फिरने में सांस फूलता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, नींद नहीं आती, वो सब हार्ट फेलियर के सबको पता है सिम्टम्स क्या होते हैं। और स्टेज डी में वो लोग आते हैं जो कि हार्ट फेलियर की दवाई ले भी रहे हैं, फिर भी बार बार हॉस्पिटलाइज आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो देखो ये जो चीजें हैं ना, ये वाली चीज हम हर वक्त रोजाना अस्पताल में देखते हैं। ठीक है, ये तो मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ये कौन ट्रीट कर रहा है? ये मेरा काम है। लेकिन आप लोग जितने लोग बैठे हुए हो, आप लोगों ने ये पेशेंट को बचाना है कि भाई आप स्टेज ए हार्ट फेलियर में आ गए हो, और एक दफा हार्ट फेलियर डेवलप हो गया उसके बाद की जिंदगी बहुत ज्यादा जीर्ण होती है, चलने फिरने की माजूरी, कोई काम नहीं कर सकते, वजन नहीं उठा सकते, हर चीज में सांस फूलता है, पानी ज्यादा नहीं पी सकते। तो आपने पेशेंट को इस स्टेज में बचाना है, ये हम ट्रीट करेंगे हार्ट फेलियर का पेशेंट, और इसमें तो भाई अल्लाह मालिक है। अब जो स्टेज 2 है ना, स्टेज 3 जो है, जो हार्ट फेलियर की, उसको मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया कि स्टेज सी जो थी हमारे पास क्लास सी, तो उसमें क्या करते हैं? एक पेशेंट आया जिसको अभी नया नया हार्ट फेलियर डायग्नोस हुआ है, एक पेशेंट आया जिसको हमने दवाई दी और उसके सिम्टम्स जो है वो इंप्रूव हो गए, दवाई लिया उसने इंप्रूव होगा, एक पेशेंट है जो कि दवाई ले रहा है लेकिन उसको अभी भी मुश्किल सिम्टम्स चल रहे हैं, और एक पेशेंट वो है जिसको सब कुछ देने के बावजूद भी बेहतरी नहीं आ रही। तो स्टेज सी वाले कौन से पेशेंट थे? जिनको अभी हार्ट फेलियर आया है, अभी हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसके अंदर 3 अलग अलग क्राइसिस हमने आ गई कि या तो नया ऑनसेट हार्ट फेलियर है, या उसके अंदर उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए हैं, या अभी कंटिन्यू चल रहा है, या वो वर्ष हो रहा है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्लासिफिकेशन एलवी डिसफंक्शन के ऊपर। नॉर्मली हम इसी को देख रहे होते हैं, इसी को पढ़ रहे होते हैं कि भाई एक पेशेंट है, हार्ट फेलियर है, उसकी आपने क्या क्लासिफिकेशन करनी है कि आया उसका रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है जो कि 40 से कम है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी हमारी 2024 की गाइडलाइंस में आई है, हार्ट फेलियर विद इंप्रूव इजेक्शन फ्रैक्शन। ये बहुत ही एक न्यू चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक पेशेंट था मेरा, 2 साल से मुझसे इलाज करा रहा था, मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, अब उसका ईएफ इंप्रूव हो गया, उसका ईएफ इंप्रूव हो गया। अब वो क्या किस कैटेगरी में आएगा? हार्ट फेलियर विद इंप्रूव इजेक्शन फ्रैक्शन, इसमें आएगा।
हार्ट फेलियर में मतलब एक पेशेंट जिसका पहले EF 40 से कम था, अब उसने मेरा ट्रीटमेंट लिया और उसका LV कितना आ रहा है 40 से ज्यादा है, वो किस में आएगा? हार्ट फेलियर तक इंप्रूव इंजेक्शन फ्रैक्शन। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यस, ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, ट्रीटमेंट इफेक्टिव, वो तो रिजल्ट आ गया ना। इसकी इंपॉर्टेंस ये बताने का ज्यादा मकसद क्या है, अगली स्लाइड में बताऊं, कोई बताएगा? रिवर्सिबल है, देयर आर पेशेंट दैट कैन बी सेव, जो उसके ठीक है, ठीक है, और कोई? चलो अगली स्लाइड में बताता हूँ, सोचो। हार्ट फेलियर विद मॉडरेट इजेक्शन फ्रैक्शन, ये क्या पेशेंट है जो कि 40 से 49 के दरमियान आते हैं? ये वो मरीज होते हैं जिनका मॉडरेटली रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन होता है या फिर उनको फिलिंग डिफेक्ट आ रहा होता है। हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, जिससे हम दूसरे टर्म में डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी कह रहे होते हैं, मतलब हार्ट की फिलिंग का प्रेशर, उसमें क्या होता है आपको इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से ज्यादा मिलता है, लेकिन एविडेंस ऑफ इंक्रीज LV फिलिंग प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। क्यों बार बार कह रहा हूं? कि ये इजीली मिस हो रही होती है। तो इस स्लाइड में ये तो सबको पता है कि LV डाउन है, ये 40, ये सबको पता होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या ये वो पेशेंट तो नहीं है जिसका LV पहले डाउन था अभी इंप्रूव कर गया है, एक, या ये वो पेशेंट तो नहीं है जिसका प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन है, इसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन आ रहा है। क्लियर हो गया? अब अगर कोई ऐसा मरीज आता है हमारे पास, तो हमने उसको कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या टेस्ट कराने हैं, क्या कुछ नहीं करना। पहले सबसे पहले हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ECG करानी है, इसकी बेसलाइन लैब्स में क्या कराना है, नेट्रोटिक पेप्टाइड टेस्ट और प्रोब, और आपने इको करके देखना है कि इसकी वॉल्व में प्रॉब्लम है या वेलुलर हार्ट डिजीज का पेशेंट है। अगर हार्ट फेलियर कंफर्म हो जाता है तो वो 3 कैटेगरीज में आएगा, EF 40% से कम, मॉडरेट इजेक्शन फ्रैक्शन 41 से 49 और प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर ये सब चीजें आती हैं तो उसको हम एवेल्युएट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ट्रीटमेंट किस पे ऑप्टिमाइज करते हैं? ट्रीटमेंट उसके, देखो पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता कि उसका EF 20% है 50% है, वो क्या कहता है, डॉक्टर साहब मेरा पहले सांस फूलता था अब सांस नहीं फूल रहा। वो आप कैसे एवेल्युएट करेंगे? उसके लिए एक बेसिक है, जगह नहीं है क्या? फुल हाउसफुल हाउसफुल, चलो अच्छा ही लग रहा भाई खड़े हुए हमारे। अच्छा, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसके लिए इंपॉर्टेंट कि आपने उसकी NYHA क्लास एसेस करनी है। NYHA क्लास का क्या मतलब है? न्यूयॉर्क हेल्थ एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। उसका मतलब है कि आपने देखना है कि उसकी पहले क्लास, अगर एक नॉर्मल पर्सन है, मैं एक नॉर्मल पर्सन है तो मेरी क्लास क्या, मैं नॉर्मल सारे काम करता हूँ, मेरी क्लास है 1। मैं रोजमर्रा के तो काम कर लेता हूं, लेकिन मेरी जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है, मुझे फुटबॉल खेलनी है, क्रिकेट खेलनी, तो मेरा सांस फूलता है, मुझसे नहीं हो पाता। दिस इज क्लास 2। क्लास 3 में वो लोग आते हैं जो अपना रोजमर्रा का काम बस मुश्किल तमाम कर पाते हैं, उनका सांस फूलता है। डेली रूटीन में खाना पकाना है, घर का काम करना है, चलना फिरना है, घर के अंदर ही उनको करने में प्रॉब्लम होती है। NYHA 3 और NYHA क्लास 4 वो होती है जो कि रोजमर्रा का भी काम नहीं कर सकते, बेड बाउंड होते हैं, तो भी उनका सांस फूल रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके पास अभी पेशेंट है, डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी, माशाल्लाह जबरदस्त सांस है, मैं चल फिर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी, छोटा मोटा मैं काम कर पा रहा हूँ लेकिन नहीं काम कर पा रहा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो मेडिसिन दी है वो ऑप्टिमाइज डोज में नहीं है, आपने उसको डायरेटिक्स और देनी है और उसको ऑप्टिमाइज करना है। पेशेंट के अगर सिम्टम इंप्रूव नहीं होंगे ना, आप उसकी लेवल 10 अच्छी कर दो, वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब सब कुछ सही है, घुटने का दर्द नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई मेरा घुटने से दर्द से क्या देना देना ना, तुम आए किस वजह से थे मेरे पास, तुम्हारा BP बढ़ा हुआ था, अब तुम घुटने को दर्द को दे रहे हो। तो वो पेशेंट को हमेशा अपने सिम्टम्स याद आएंगे, उसको लैब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, NYHA क्लास को किया कि क्लास 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। सेकेंडली हमारे पास एक टेस्ट होता है CPET, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट। ये हम टेस्ट करा के देखते हैं, 6 मिनट चलाते हैं, देखते हैं कि इसमें कितना आ रहा है यार। ये उसमें कराते हैं कोई पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो, हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि पेशेंट की NYHA क्लास क्या है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब जो नई प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट की गाइडलाइन आई, मेरे पास अपने कार्डिक फिटनेस के लिए, डॉक्टर साहब इसका ये भी करना है, ये भी करना है। अगर एक पेशेंट की आपकी मेड्स, अगर मेड्स जो है वो 4 से ज्यादा अचीव हो रही हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी कार्डिक फिटनेस। बिल्ला वजह पेशेंट OT टेबल पे लेटा हुआ है, अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, पेशेंट OT टेबल, मुझे फोन आया डॉक्टर साहब, अच्छा 8 बजे सुबह, डॉक्टर साहब कार्डिक फिटनेस अर्जेंट। मैंने कहा अच्छा पेशेंट क्या है? OT टेबल पे। अब भाई OT टेबल पे पेशेंट ले लिया कार्डिक फिटनेस, मैं नहीं दूंगा तो क्या मदद करोगे? नहीं क्या? एक इमरजेंसी केस है ना, उसमें कार्डिक फिटनेस किस बात की? ऑपरेशन के बाद करवा लें। देखो एक मतलब कॉमन सेंस ही नहीं है। अगर एक पेशेंट मेड्स 4 अचीव कर रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ कार्डिक फिटनेस। ठीक है, 2 चीजें चलो छोड़ देते हैं। अब एक पेशेंट है हमारे पास स्टेज 1 के अंदर आया है, अगर हाइपरटेंशन है तो आपने, अब जो मैं पहले बात की थी क्या, स्टेज A, आप सबके लोगों के लिए आपने स्टेज A को पकड़ना है कि अगर कोई पेशेंट स्टेज A में तो क्या करना है, ब्लड प्रेशर ज्यादा तो उसको ट्रीट करना है,
कोई डायबिटीज वगैरह तो उसको ट्रीट करना है। एक ड्रग जो कि पहले आज से पहले नहीं थी, एक ही ड्रग है भाई जो कि मोर्टेलिटी बेनिफिट प्रूवन है। मोर्टेलिटी बेनिफिट का क्या मतलब है कि ऐसी दवाई जो जान बचाने में हेल्प करती है, ऐसी दवाई जो दवाई तो बहुत सारी हैं लेकिन ऐसी दवाई जो कि जान बचाने में हेल्प करती है वो कौन सी है? SGLT2 इनहिबिटर, जो कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन दोनों में देती है। तो ऐसा कोई भी मरीज जिसको डायबिटीज है तो बेटर टू यूज दिस मेडिकेशन, क्योंकि वो आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगी, आपकी डायबिटीज को भी ट्रीट करेगी। सही है। उसके साथ साथ अगर कोई एक्सपोजर है उसका इलाज करेंगे, फैमिली रिलेटिव तो उसको स्क्रीन करा के देखेंगे। अगर LV डाउन है 40 से कम तो स्टेज बी वालों को ACE इनहिबिटर देते हैं, ठीक है, ARBs दी जाती है, बीटा ब्लॉकर दी जाती है, ICD लगाते हैं। ये सब चीजें तो हम ट्रीट करते हैं, ये आपके लिए इतना फोकस नहीं है। आपके लिए क्या फोकस है कि आपने पेशेंट के अगर कोई रिस्क फैक्टर आ रहे हैं स्टेज ए में उसको ट्रीट करना है। क्लियर। अगर स्टेज सी का पेशेंट है तो इनिशियल स्टेज में क्या है, ये हम सारी दवाइयां दे रहे होते हैं, SGLT2 इनहिबिटर, मिनरल कॉर्टिकॉइड, बीटा ब्लॉकर, ARBs। ये अगर पेशेंट का इंप्रूव हो जाता है, अगर पेशेंट का इंप्रूव हो जाता है तो कंटिन्यू GDMT डोज एडेरेंस एजुकेशन। यहाँ पे वही वाला पॉइंट आया कि अगर एक पेशेंट का इंप्रूव इजेक्शन फ्रैक्शन हो रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, एक पेशेंट जिसका LV पहले डाउन था, अभी हमने दवाइयां दी, इंप्रूव हो गया, उसकी मेडिसिन बंद नहीं करनी, उसकी मेडिसिन बंद नहीं करनी, क्योंकि वो रिलैप्स हो जाएगा। कभी भी जो पेशेंट का EF डाउन था, आपने मेडिसिन दी, EF इंप्रूव हो गया तो उसकी हार्ट फेलियर की मेडिसिन आपने कंटिन्यू रखनी है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है मेरे पे, डॉक्टर साहब तो सही हो गया था ना, दवाइयां बंद कर दी, वो पहले से ज्यादा अक्सर और बेश खराब कंडीशन में वहां पर प्रेजेंट हो रहे हो, तो दवाइयां बंद नहीं करनी। सबसे ज्यादा अलमिया होता है सर, हमारी काउंसलिंग में गलती होती है, डॉक्टर साहब आपने कहा था ना 15 दिन बाद दिखाना, तो दवाई तो बंद कर दी, मैं 6 महीने बाद रही हूँ। अबे भाई 15 दिन आके दवाई बंद कर दी, 6 महीने बाद आ रही, हार्ट खराब, भी बढ़ा हुआ, इतना बढ़ा हुआ, अजीब कहानी। तो अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं करती तो हमने ये मेडिसिन एडजस्ट करनी होती है, हाइड्रेट नाइट्रेट्स, ICD या CRT लगाने की होती है, फिर भी नहीं होती तो हम कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाते हैं। ये वो चीजें ज्यादा जो कार्डियोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कि इनिशियल जो मेडिसिन आ रही है वो कोई मिस ना हो। ग्रीन का मतलब क्या है? फर्ज, जैसे नमाज फर्ज है ना, ग्रीन का मतलब है क्लास 1 इंडिकेशन। ये दवाई कोई भी आपने मिस नहीं करनी। अगर कोई भी हार्ट फेलियर का मरीज है तो आपके प्रिस्क्रिप्शन में ये सारी दवाएं होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑल क्लास 1 इंडिकेशंस, कि आपने ACE इनहिबिटर या ARNI भी देनी है, बीटा ब्लॉकर भी देनी है, MRA भी देनी है, SGLT और डायबिटीज भी ऐड करनी, दीज आर ऑल क्लास 1। क्लियर है। अब जो मैंने बात की थी, देखो इन्होंने क्लास 1 ग्रीन में बड़ा बड़ा लिखा है कि हार्ट फेलियर विद इंप्रूव इजेक्शन फ्रैक्शन आफ्टर ट्रीटमेंट, GDMT शुड बी कंटिन्यू टू प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ हार्ट फेलियर एंड LV डिसफंक्शन इवन इन पेशेंट हु विल बिकम सिम्प्टोमेटिक। भी कम से कम हमारे पास हार्ट फेलियर की जो गाइडलाइन है ना, उसके अंदर तकरीबन 260 स्लाइड्स हैं। तो 260 स्लाइड में से मैंने आप लोगों को 20 स्लाइड की, मैंने कहा मुझे है ना डॉक्टर साहब खांगी, हाँ वो मैंने कहा वहीं से उनका गुस्से वाला फेस, ठीक है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आप लोगों के लेवल की वो लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो हार्ट फेलियर प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, वो जिसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? SGLT2 इनहिबिटर, ठीक है। कौन सी है? SGLT इम्पागिफ्लोजिन। तो कोई भी पेशेंट आप देखो कि हार्ट फेलियर का है जिसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, मेरे पास कितने मरीज आते हैं, वो डॉक्टर साहब ने दवाई बंद कर दी थी, ना मुझे शुगर है ना दिल की तकलीफ है, आपने दवाई दी थी और मैंने बंद कर दी। अब मैं बैठ उसको गाइडलाइन पढ़ाऊँ, है ना। अब वो गया मैं उस डॉक्टर को फोन करूँ कि भाई तुमने क्या किया। वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन का पेशेंट था। जितने भी एमओज हैं, एसएमओज हैं या जीपीज हैं या जनरल फिजिशियंस हैं, हमने AQC की प्रैक्टिस रखी हुई है कि नेवर एवर कमेंट ऑन एनी मेडिसिन दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट। अब उसमें ज्यादा बेहतर है ना कि आप अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन देखें, कंटिन्यू विद दैट, आप कोई भी ऐसी मेडिसिन देखें जो आपको लगे कि इररिलेवेंट है, तो आप कहें कि अपने डॉक्टर के पास चले जाएं, उनसे ये चीज डिस्कस कर लीजिए कि भाई ये आपने मेडिसिन दी थी, ये क्यों दी थी, हम आपको बता देंगे क्यों दी थी। ये जो SGLT कितने पेशेंट, मैंने हार्ट फेलियर के पेशेंट को दी थी, वो आके मेरे पास आके डॉक्टर से तो हमने बंद कर दिया, मैं डॉक्टर ने कहा तो शुगर की दवाई तुम्हें जरूरत हुई, तुम्हें शुगर थोड़ी है। अब मैं उसको ये समझाऊंगी हार्ट फेलियर की थी, तो प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं ना, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन के पेशेंट हार्ट फेलियर की दवाई बंद करा। अच्छा एक बात और बता दूं, अक्सर मरीज खुद आता है बंद करवाने के लिए मेरे पास, ये तो भी आए है, हाँ, कि एम्पा बंद करें, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने बताया कि तो शुगर की, मैं तो शुगर नहीं है। मैंने कहा भाई तुम्हें ये इसमें आपने मेन दवाई जो है वो आप आपने डायबिटीज देनी है, SGLT इनहिबिटर देनी है, बाकी आपकी सारी ARBs और ARBs, ठीक है। अब एक पेशेंट है जो एक्यूट डिकम्पल्सिव हार्ट फेलियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जब भी मैंने डाली इसके अंदर कि देखो एक पेशेंट है अभी आया कि जी हार्ट फेलियर हो गया है ना, तो उसमें हमेशा
ये नहीं करो कि बस उसको जो ब्रॉड आप ढूंढो कि उसका कॉज क्या है। अभी वो पेशेंट क्या LRTI के साथ टिकट चल के आया है, उसको नया कोई ACS हो गया है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको एनीमिया हो गया है, उसको कोई हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि आपने जैसी पेशेंट आपने वही चूरन जो आपको सिखाया कि आपने वो नहीं, पहले उसका रिवर्सिबल कॉज ढूंढो कि देखो ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है, इसमें क्या है। आज के हमारी सारा गाइडलाइन का फोकस है कि पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। हमारे जो है ना ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा इज निमोनिया, रिमेंबर दैट, स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमारे हामिद भाई जो आज आए हैं, हम एनीमिया पे डिस्कस करेंगे मेन, क्योंकि वो फैक्टर है जो हमारा मेनली डिस्कस हो जाता है। हम पेशेंट को हम दे रहे हैं हार्ट फेलियर की मेडिसिन दे रहे हैं, फिर भी डॉक्टर साहब सांस बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब सांस तो मेरा दे रहे हैं, क्यों? हमने उसका नोट ही नहीं किया कि पेशेंट का आज 8 का हीमोग्लोबिन था, ठीक है, 8 के हीमोग्लोबिन से 9 का हीमोग्लोबिन है, उसका सांस कभी भी आप इतनी लेसिस दे रहे हैं सांस में, क्यों? कि वो पेशेंट आपके एनीमिक है, उसका एनीमिया बेहतर ही नहीं हुआ और वो पेशेंट जो है ना आपको कंटिन्यू शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा है, आप रीड्स बढ़ा के उसका किडनी बिठा रहे हैं, किडनी बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप उसका कॉज नहीं पकड़ रहे। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, डिकंजेशन स्ट्रेटजी, तो वो क्या आपने करनी है, जैसे वॉल्यूम तो आपने उसके IV फ्लूइड्स जो है ना वो निकालना है इंट्रावेनस लूप डायरेक्टिक से। देखिए सबको पता है इंट्रावेनस लूप डायरेक्टिक का नाम क्या है, तो यू वॉल्यूमिक रखेंगे। अगर कोई पेशेंट है हमारे पास वॉल्यूम ओवरलोड के साथ है, IV लूप डायरेक्टिक कौन सी दवाई है, कौन बताएगा? फ्यूरोसिमाइड, वेरी गुड, लेसिस के नाम से आती है, ठीक है, वेरी कॉमन, ये सबको पता होना चाहिए। कोई भी पेशेंट आया है कि वो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के साथ है और उसकी पुरानी हिस्ट्री मिल रही है, उसको आपने लेसिस देनी है। बट अगेन इफ ट्रिगर इज इन्फेक्शन देन यू हैव टू कीप हिम यू वॉल्यूमिक। लेसिस के साथ अब आपको इसमें एक चीज है ना कि आप बैलेंस इन्फेक्शन को ट्रिगर आप ये सोच ठीक है रूल आउट करें, लेकिन एक्यूट मैनेजमेंट में आपने उसको नहीं सोचना, आपने एक्यूट मैनेजमेंट तो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा बेहतर करना है ना, अनलेस कि वो रूल आउट करते हैं आप कि हाँ भाई अभी एक्यूट पल्मोनरी नहीं है, मैंने अभी एक्सरे कराया उसके अंदर इन्फेक्शन कोई होमोजेनस ओपेसिटी नजर आ रही है, तो देखो तो लाइफ थ्रेटनिंग है ना। अगर आप उसको वो देता है ST कि हाँ जी मुझे साथ में एक थोड़ा सा बुखार भी था, पहले रूल आउट करो कि एक्यूट पल्मोनरी एडिमा तो नहीं है, बायलैटरल क्रैप्स तो नहीं आ रहे, एक्सरे के अंदर बैड विंग अपीयरेंस तो नहीं आ रही, वो जरूरी वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। JVP रेस तो नहीं है, पीडल एडिमा तो नहीं है, क्लिनिकल मेजर्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर कोमोर्बिड्स में हमारे पास जो आज का हमने मेन फोकस करना है कि अगर देखो गाइडलाइन के अंदर भी आया है कि अगर पेशेंट आया है हार्ट फेलियर रिड्यूस इंजेक्शन फ्रैक्शन के साथ, तो आपने आयरन उसको देना है, जरूर देना है। अभी गाइडलाइन के अंदर भी आ गया है, ठीक है, कि आपने उसको आयरन देना है, उसको आपने हीमोग्लोबिन ऑप्टिमाइज करना है, क्यों? कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है बॉडी में, ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है? हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है। अब अगर अभी हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो चाहे एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो या ना हो, दोनों सूरतों में क्या होगा, पेशेंट शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा होगा, इवन हार्ट अटैक भी करवा सकता है टाइप 2 MI, क्योंकि वहां पे डिमांड एंड सप्लाई वाला रिस्क आ जाएगा। अब ये हमने बात जो करते हैं एडिशनल थेरेपीज हमने क्या क्या देनी है, ये हमने पहले भी बात कर ली कि अगर पेशेंट जो है हाइपरटेंशन के साथ उसको ट्रीट करेंगे, डायबिटीज को ट्रीट करेंगे, कोई और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है तो उसको ट्रीट करेंगे, और अगर पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन को रिप्लेस करेंगे। जो हमने अभी जितनी बातें की ये उसका समराइज है कि पहले जो कॉज आपको नजर आ रहा है आपने कॉज को रूल आउट करके खत्म करना है, हाइपरटेंशन ट्रीट करना है, डायबिटीज ट्रीट करनी है, या कोई और दूसरा प्रॉब्लम आ रही तो वो AFib के साथ भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं। AFib की वजह से क्या होता है, एट्रियल फिलिंग सही से नहीं हो रही होती तो पेशेंट एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में जा रहा होता है, या अगर कोई AFib के साथ इर्रेगुलर हार्ट रेट के साथ है तो उसको भी आपने ट्रीट करना है। कौन सी दवाई है जो एट्रियल रेट इर्रेगुलर अगर हो और साथ में EF भी डाउन हो तो उसे कार्डियोवर्ट करती है, कौन सी दवाई थी? कार्डियोवर्ट करती है एमिड्रॉन, ठीक है। एमिड्रॉन इज द ओनली ड्रग जो कि कार्डियोवर्ट करती है। नहीं, अगर कार्डियोवर्ट करना है ना आपने, अगर कार्डियोवर्ट करना है आपने तो फिर आपने फौरन से उसको एमिड्रॉन देनी है। इन केस अगर पेशेंट की ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया, पेशेंट शॉक में जा रहा है तो फिर आपने उस पेशेंट को शॉक करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्टर। अच्छा, अब ये हमारा जो आज का मेन जो है जिसको हम डिस्कस करना है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे है कि आपने पेशेंट को देखना है कि वो एनीमिया तो नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ की कार्डियो की बातें खत्म, एनीमिया की बात शुरू की, पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है और वो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं आ रहा है। आपने सबसे पहले रूल आउट करना है एनीमिया क्या होता है, जिस पर हमारे जो स्टूडेंट बैठे हुए यूजुअली रेफर टू कंडीशन व्हिच बॉडी हैज लोअर द नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया क्या होता है, जिस्म में खून की मिकदार का कम होना, इसे हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन अब आपने जो मैंने लेटेस्ट गाइडलाइंस इसकी रिलीज थी उसमें एडिट की कि मेल्स में 13.5 से 17.5 है, फीमेल्स में 12 से 15 है, प्रेग्नेंट लेडी में 11 से 14 है और चिल्ड्रन में 11 है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कितना है आपको, ठीक है, ये आपने मेन देखना है कि आप जैसे CBC की रिपोर्ट होती है ना, उसमें सबसे ऊपर हीमोग्लोबिन लिखा होता है,
अभी का लतीफ़ा बताता हूँ, मेरे पास खातून आई, अम्मी के रेफरेंस से थी। मेरी अम्मी ने फ़ोन किया यूएसए से कि वो मेरी कोई जानने वाली है, उसकी हीमोग्लोबिन 5 का रह गया है, वो आ रही है। मैंने कहा अम्मी यहाँ भेजो कि एडमिट कितना पैसे लगे, वो गरीब औरत है। मैंने कहा चलो यार मैं आता हूँ, देख तो लेता हूँ। वो आई हैं तो मुझे दिखा रही हीमोग्लोबिन 5 का। वो पता है क्या था? HbA1c। HbA1c, कैन यू बिलीव इट? कि HbA1c को मुझे दिखा रही है कि देखिए मेरा हीमोग्लोबिन 5 का। मुझे गली के डॉक्टर, बहुत सीनियर डॉक्टर उन्होंने बताया है। मैंने कहा वो बड़े बहुत सीनियर डॉक्टर, हमें तो इतना पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप उन्हें बताएं। HbA1c वो करिए 5.5 का। सीनियर डॉक्टर की नजर कमजोर। अब मैंने उसको जब रिपोर्टें मैंने बाकी देखी तो उसका हीमोग्लोबिन 11 का था। जैसे ही मैंने उसे बताया तुम्हारा 11 का हीमोग्लोबिन है, उसकी सारी बीमारियां खत्म हो गई। अब देखो ना, उसने अज्यूम कर लिया कि मैं बीमार हूँ, मेरा 5 का हीमोग्लोबिन है, मुझे कमजोरी है। और जैसे ही मैंने उसको दिखाया कि बीबी ये 11 है, फौरन जादू हो गया ना टक करके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ जो है हमारे पास हेल्डोन एस भाई लेकर आए हमारा सिरप, उसकी इंडिकेशन ये सारे लोगों को पता है। अंडरवेट हो, कोई डिबिलिटी हो, एनोरेक्सिया हो, डिक्रीज रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो, एब्जॉर्प्शन हो, इन सब चीज़ों में जो है ना वो हमें आयरन देने की ज़रूरत होती है। कंपोजिशन जो इन्होंने इसके अंदर हेल्डोन है इसके अंदर बनाई वो फॉलिक एसिड, थायमीन, पैराडॉक्सिन, क्योंकि सिर्फ आयरन नहीं है, मल्टीविटामिन भी इसके साथ एडेड है, ठीक है। ये सारे फॉलिक एसिड, थायमीन और फेरिक अमीनो सिट्रेट के कॉम्बिनेशन के साथ है। डोजेज जो है 2 to 3 टाइम डेली है। एडल्ट की 15 ml है, 2 से 3 टाइम देंगे आप। चिल्ड्रन को 5 to 10 ml देंगे, ठीक है।